going to discuss about different sources of finance. In the topic sources of finance, we are going to discuss about short-term finance sources, long-term finance sources, and new source of finance which are available for companies to take finance or to do financing of their company. ठीक है. नाउ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जैसे मैंने बताया सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है. एक होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, एक होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस. आपको नाम से ही समझ में आएगा कि शॉर्ट टर्म मतलब कम समय के लिए जब हम लेते हैं. दिस रेफर्स टू फंड्स एक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ up to 1 year to meet short term obligation and operational expenses. शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है? जब हम फाइनेंस लेते हैं किसी से 1 साल तक के लिए, ठीक है, जिससे हम क्या कर सके, जो हमारी डे टू डे और जो हमारे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सके, तो वो कहलाता है हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस. On the other hand, long-term finance refers to funds acquired for a period exceeding 5 years. जब हम लोन लेते हैं या फाइनेंस लेते हैं 5 साल से ज्यादा के लिए, तो वो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस. इट इज ऑफन यूज्ड फॉर मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन प्लान. जब हम लोन लेते हैं या फाइनेंस लेते हैं किसी से 5 साल के ज्यादा के लिए, तो वो किस चीज में यूज करते हैं? हम बड़े बड़े मशीन्स खरीदने में, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करने में, या जो हमारा ऑपरेशन उसको बढ़ाने में, नई यूनिट एस्टेब्लिश करने में. तो ये कहलाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस. नाउ हम देखेंगे अब शॉर्ट टर्म फाइनेंस में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं एक फाइनेंस मैनेजर के पास. ठीक है, किसी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है, आपके पास क्या क्या फाइनेंशियल ऑप्शंस हैं फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑफ योर ऑपरेशन, वो हम देखेंगे. सबसे पहला होता है ट्रेड क्रेडिट. ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है परचेजिंग गुड्स और सोर्सेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर. ठीक है, ट्रेड क्रेडिट हम आप सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं. देखिए, यदि आपकी एक किराना शॉप है, ठीक है, किराना शॉप है, आप सामान खरीद के लेके आते हैं होलसेलर से. ठीक है, होलसेलर से आपने सामान खरीद के लाया और बोला कि आप इसको सेल करके 15 दिन में आपके पैसे दे देंगे, तो वो कहलाता है ट्रेड क्रेडिट. आपको जो होलसेलर है आपको क्रेडिट में सामान दिया और आप एक स्पेसिफिक पीरियड में आपने उसको बोला कि इतने पीरियड में मैं आपको पैसा दे दूंगा, आप मुझे गुड्स अभी दे दीजिए, तो वो कहलाता है ट्रेड क्रेडिट. नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट आप सब जानते हैं मेरे हिसाब से कि सभी ने यूज भी किया होगा, जो कि बिजनेस में इन्वॉल्व है. ठीक है, जब बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो बिजनेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड रहता है, फंड रिक्वायर्ड रहता है. और ये स्पेसिफिक नहीं, फिक्स नहीं रहता कि हमको आज 1,000 रुपए का रिक्वायरमेंट है तो कल भी हमको 1,000 रुपए का रिक्वायरमेंट होगा. ये ऊपर नीचे होते रहता है. सो बैंक की तरफ से करंट अकाउंट होल्डर्स को एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है एज पर देयर कैपेबिलिटी. ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा आप एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हैं, और वो जितना एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हैं वो उसकी लिमिट बैंक ऑलरेडी फिक्स करती है. परमिटिंग, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट मींस परमिटिंग अ कंपनी टू मेक विड्रॉल फ्रॉम अ चेकिंग अकाउंट दैट एक्सीड्स द अमाउंट अवेलेबल इन द अकाउंट. ठीक है, क्लियर हुआ सबको? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा आपको एक्सेस विड्रॉवल का जब ऑप्शन मिलता है तो हम उसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं. और ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट जितना भी हम अमाउंट करते हैं, मतलब सपोज मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए था और मुझे बिजनेस में रिक्वायर्ड था 1,200 रुपए, तो जब जो मैंने 200 रुपए एक्स्ट्रा विड्रॉ किया उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को. ठीक है, बैंक ने मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी कि मेरे पास 1,000 रुपए था, मैं 1,200 रुपए विड्रॉ कर सकती हूँ, बट जो 200 रुपीज जो एक्स्ट्रा मैंने विड्रॉ किया उसके लिए मुझे बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. क्लियर है सभी को? से यस और नो? ओके, now our next is paper. Commercial papers are short term unsecured promissory note that companies issue to finance operation. देखिए,
कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर एक काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट होता है, जिसमें कंपनी जो रहती है, बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है, वो क्या करती है, प्रॉमिस करती है कि आपको इतना अमाउंट इस डेट पे रीपे करेगी। तो क्या होता है कमर्शियल पेपर, जैसे कि शेयर्स डिबेंचर्स होते हैं, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, ऑन द अदर है अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, बट इसमें फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती हैं। तो इसलिए क्या करते हैं हम, जो जनरल पब्लिक है, ठीक है, जनरल पब्लिक को यदि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किसी कंपनी में पैसे लगाना है, तो शेयर्स में यदि नहीं लगा पा रहा है, तो वो कमर्शियल पेपर्स भी परचेज कर सकता है। बट कमर्शियल पेपर क्या होता है, अनसिक्योर्ड होता है। ये सारी चीजें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कमर्शियल पेपर सबको क्लियर हुआ? ओके, वंस अगेन मैं बता रही हूँ आपको कमर्शियल पेपर क्या होता है। देखिए, ऐसी कंपनी जिसकी रेटिंग अच्छी होती है, गुड रेटिंग, लाइक जो टाटा कंपनी है, ठीक है, जिसकी रेटिंग अच्छी होती है, उन कंपनीज के पास एक ऑप्शन होता है कि वो जनरल पब्लिक से पैसे ले सके। जनरल पब्लिक से पैसे कैसे लेगी वो, ठीक है, उसको इन वो कमर्शियल पेपर इशू करके दे सकती है। कमर्शियल पेपर कुछ नहीं होता, कमर्शियल पेपर एक प्रोमिसरी नोट होता है कि उसमें लिखा रहता है कि आज हम आपसे, सपोज कंपनी को 10,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगी, आज कमर्शियल पेपर इशू करेगी। 10,000 रुपए रिक्वायर्ड था, तो 1,000 रुपए का 10 कमर्शियल पेपर इशू की। किसको की, वो जनरल पब्लिक में करती है। जनरल पब्लिक कोई भी ले सकता है, कोई बिजनेस, दूसरा बिजनेस भी उसको परचेज कर सकता है कमर्शियल पेपर को, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कमर्शियल पेपर को परचेज कर सकता है। ठीक है, वो सिंपल सा एक प्रोमिसरी नोट होता है कि आज आप हमको 1,000 रुपए दोगे, हम आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हम आपको 1,000 रुपए का 1,200 रुपए देंगे। तो ये है सिंपल सा एक क्रेडिट फैसिलिटी है, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। और ये अनसिक्योर्ड होती है, इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं, कंपनी आपको नहीं भी वापस करती है पैसा आपके लेने के बाद, तो आप, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रहता, ये अनसिक्योर्ड रहता है। बट वही कंपनी इसको इशू करती है जिसकी अच्छी क्रेडिट रेटिंग होती है, तभी तो हम क्या करेंगे, अनसिक्योर्ड है तो भी हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमको भरोसा होता है कि वो कंपनी हमें रीपे करेगी विद द इंटरेस्ट। हमारा जो है प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट के साथ हमें वो रीपे करेगी। नहीं, डिबेंचर अलग चीज होता है और कमर्शियल पेपर अलग होता है। ठीक है, डिबेंचर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म होता है। डिबेंचर सिक्योर्ड होता है, कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड होता है। तरीका सेम है, चीजें सेम है, बट इनका नेचर डिफरेंट है। ठीक है, डिबेंचर हम आगे डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में। नाउ अवर नेक्स्ट शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस इज फैक्टरिंग। देखिए, फैक्टरिंग क्या होता है, फैक्टरिंग एक मिडिल पर्सन होता है। मिडिल पर्सन वो कौन होता है, बैंक होता है, जो कि फैसिलिटेट करता है आपको कि आपके जो डेटर्स होते हैं, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ। एक कंपनी है, ठीक है, सपोज भेल एक कंपनी है, ठीक है, भेल एक कंपनी है, उसके बहुत सारे डेटर्स है, बहुत सारे लोगों को उसने उधार में पैसे दिए हुए हैं। तो कंपनी अपने ऑपरेशन में इन्वॉल्व होती है, वो लोगों के पास जाके अपना उधार वसूली नहीं कर सकती, तो वो क्या करती है, एक फैक्टरर अपॉइंट करती है। फैक्टरर कौन होता है, बैंक होता है, जो कि कंपनी के बिहाफ में जाके जो भी उनसे उधार में सामान लिए उनसे जाके पैसे लेता है। ठीक है, तो ये कहलाता है फैक्टोरिंग। फैक्टरिंग इज अ मैनेजमेंट सर्विस दैट असिस्ट फर्म्स इन इफेक्टिवली मैनेजिंग देयर अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है, जिससे भी हमें पैसे लेना है, जो भी हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स है, जो भी हमारे डेटर्स है, उनसे पैसा लेने का काम कौन करता है, हमारा फैक्टर करता है। और जो फैक्टर कौन होता है, बैंक होता है, जो कि अपॉइंट किया जाता है कंपनियों के द्वारा। क्लियर है सबको? फैक्टोरिंग दो तरीके की होती है, एक नॉन रिकोर्स फैक्टोरिंग होता है और एक रिकोर्स फैक्टोरिंग होता है। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग का मतलब होता है जब कंपनी कंपनी यदि कंपनी ने फैक्टर अपॉइंट कर लिया कि तुम हमारा जो भी उधार है वो तुम वसूली करोगे, ठीक है,
यदि वो वसूली नहीं कर पाता है, तो यदि वो नॉन कोर्स फैक्टोरिंग है, तो नॉन कोर्स फैक्टोरिंग में जो भी कंपनी है वो लॉस बियर करती है। बट जो रिकोर्स फैक्टोरिंग है, उसमें कौन करता है? जो फैक्टोरर होता है, जो बैंक होता है। यदि कोई पर्सन नहीं देता है पैसा, तो वो बैंक क्या करेगा? कंपनी को पैसा देगा ऑन बिहाफ ऑफ दैट डेटर्स और बिल्स पेबल्स। क्लियर हुआ सभी को? फैक्टोरिंग क्लियर है? सही है सोनू? सभी को पीपीटी शो हो रही है? आयुष, आप अपना नेट रिफ्रेश कीजिए। सभी को पीपीटी शो हो रही है, आपको भी होगी, ठीक है? ठीक है। फैक्टरिंग सिंपल सा है कि आप एक पैसे वसूल करने के लिए एक पर्सन को आपने अपॉइंट किया है। ठीक है। तो पहले टाइम में क्या होता था, किसी ऐसे पर्सन को हम अपॉइंट करते थे, बट अब क्या हो गया? अब लीगल चीजें आ गई है। लीगल तरीके से एक फैक्टोरियल मतलब एक बैंक को अपॉइंट कर सकते हैं अपने जो भी उधार है उसकी वसूली के लिए। ठीक है। और उसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ दैट आप क्या करते हैं? फी पे करते हैं बैंक को। नाउ नेक्स्ट, there are some more short term source of finance, short term source of finance like पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट भी क्या होता है कि आप पब्लिक से, जनरल पब्लिक से यदि आप पैसा लेना चाहते हैं, तो अंडर द कंपनीज एक्ट 2020 आप एक पब्लिक डिपॉजिट के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जाके कंपनी से, सॉरी, जनरल पब्लिक से आप पैसे अरेंज कर सकते हैं। इट इज काइंड ऑफ फिक्स डिपॉजिट। ठीक है। कि यदि आपको पैसे लेने, आपको किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे अरेंज करना है, तो आप पब्लिक डिपॉजिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये जो पब्लिक डिपॉजिट है, कमर्शियल पेपर है, ये क्या कर सकती है? ये सिर्फ वही कंपनियां कर सकती हैं जो वेल रेपुटेड हो, अच्छी क्रेडिट रेटिंग हो उस कंपनी की। वही लोग इस तरीके से पैसे अरेंज कर सकते हैं जनरल पब्लिक से। ठीक है। एक और हमारा होता है शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में टर्म लोन। टर्म लोन ये क्या होता है? ये मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है। मीडियम से लॉन्ग टर्म मीन्स कि 3 to 5 years, मोर देन 3 years के लिए जब हम लोन लेते हैं तो इसको हम टर्म लोन बोलते हैं। टर्म लोन स्पेशली हम कब लेते हैं? जब हमको जो हमारा ऑलरेडी जो बिजनेस चल रहा है उसको थोड़ा बढ़ाना है, तो उसके लिए हम ले सकते हैं। ठीक है। कुछ अपना ऑपरेशन डाइवर्सिफाई करना है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितना भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको इंक्रीज करना है, तो उसके लिए भी आप टर्म लोन के लिए जा सकते हैं। ठीक है। बेसिकली टर्म लोन को रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और ये सारी कंपनीज ज्यादा यूज करती हैं। ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है? स्पेसिफिक जैसे प्रोजेक्ट्स रहते हैं ना, तो उसके लिए ये लोन लिया जाता है। ठीक है। कि ये प्रोजेक्ट है, सपोज मैंने कोई टेंडर निकला है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट का मैंने टेंडर लिया है, मुझे लोन चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पैसा तो कंप्लीट होने के बाद मिलेगा, तो मैंने अभी टर्म लोन ले लिया। और टर्म लोन जब मैं लेती हूँ तो मुझे क्या होगा? डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में पैसे मिलेंगे। ठीक है। और उसमें दो चीज इंक्लूड रहेगी। मैं वो जो हमारा कैपिटल पैसा उस प्रोजेक्ट को बना, जैसे सपोज मुझे रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिला, तो रोड कंस्ट्रक्शन में मेरे को कुछ फिक्स्ड मशीन्स भी लगेंगी, वो परचेज करना पड़ेगा। एज वेल एज मुझे रॉ मटेरियल्स जो डे टू डे ऑपरेशन में जो उसमें कंस्ट्रक्शन में जो सामान लगेगा, लाइक सीमेंट, गिट्टी, ये सारी चीजें, तो उसके लिए भी मुझे बैंक पैसे देगी लोन में। ठीक है। देन टर्म लोन इज फॉर बोथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज डे टू डे ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? एक और हमारा होता है शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक अरेंजमेंट होता है जो कि एक बैंक करता है बिटवीन सेलर एंड बायर। देखिए, हम एक जब सेलर और बायर लोग क्या होते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे को नहीं पहचानते। स्पेशली ये कब होता है? इंटरनेशनल ट्रेड के टाइम में होता है। ये किसको डाउट है? एक बार और बताइए, क्या चीज आप बोल रहे हैं? टॉपिक के साथ बोला कीजिए, ठीक है, कि जो भी जो टॉपिक है।
ना, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है बिटवीन सेलर एंड बायर। इसमें क्या होता है, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड पे जाते हैं, हमको ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है, सेलर को ट्रस्ट नहीं होता है बायर में, और बायर को ट्रस्ट नहीं होता है सेलर में, तो वो क्या करता है, एक मिडिल बैंकर को अपॉइंट करता है। बैंकर क्या करता है, एक प्रोमिसरी नोट लिखता है ऑन बिहाफ ऑफ बायर, जो सामान खरीद रहा है उसके बिहाफ में लिखता है कि यदि ये सेलर मुझे ये सामान इस कंडीशन के साथ फुलफिल करके टाइम पे देगा, तो ये मेरा बैंक उसको पेमेंट करेगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, सेलर भी सिक्योर हो गया और बायर भी सिक्योर हो गया। सेलर कैसे सिक्योर हुआ, सेलर के पास ये सिक्योरिटी आ गई कि मैं बायर को नहीं जानता हूँ, सपोज बायर अमेरिका का है, ठीक है, सेलर कहाँ, इंडिया का है, इंडिया, तो सेलर वो उसको नहीं जानता है, बस ऑनलाइन उसने ऑर्डर किया और आप उसको सामान आप उसको बना के दे रहे हैं। तो क्या होता है कि हमको ट्रस्ट नहीं, क्या पता वो पैसा देगा नहीं देगा। जब बैंक इन्वॉल्व हो जाता है, जब बैंक उसके बिहाफ में पैसे देने को एग्री रहता है, तो सेलर के पास भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये चीज सही है, यदि मैं सारे टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करके अपने प्रोडक्ट को बायर को दूंगा तो मुझे बैंक पैसा देगा। ठीक है, वैसे ही ऑन द अदर हैंड बायर्स के पास भी सिक्योरिटी रहती है कि पैसा बैंक तभी देगा सेलर को जब सेलर अपने साइड से पूरी जो फॉर्मेलिटीज है, जो भी प्रोडक्ट है उसको सही टाइम पे सही प्लेस पे डिलीवर करेगा तो ही देगा। तो इससे क्या होता है, सेलर और बायर दोनों क्या हो जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, यहाँ हमारा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस खत्म होता है। अब हम देखेंगे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म बता दिया, जब हम लोन लेते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी से पैसे लेते हैं फॉर मोर देन 5 years, तो हम उसे लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहते हैं। अब हम देखेंगे क्या क्या सोर्सेज है जहां से हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस ले सकते हैं। अगेन आप लोग अपने वही वाले मोड पे आ जाइए कि आप कंपनी के फाइनेंस मैनेजर है, आपको लंबे समय के लिए पैसे चाहिए हैं, और अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है पैसे लेने के लिए, वो आप देखेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास इक्विटी कैपिटल, फंड्स रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स और स्टॉक्स विच रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन द कंपनी। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास क्या आता है, इक्विटी शेयर इशू करना। देखिए, बहुत सारे लोगों को पता होगा शेयर्स क्या होता है, और जिन्हें नहीं पता उसे मैं फिर से बताती हूँ। देखिए, शेयर, इसका शेयर सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे सपोज एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, तो वो 1 लाख रुपए जो उसको चाहिए, ठीक है, वो क्या करेगी, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगी, सपोज एक एक हजार के शेयर्स बना दी। ठीक है, तो वो जो एक एक पार्ट होगा, एक एक हजार रुपए, वो एक, सपोज एक एक आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि एक वो है, एक पेपर है जिसमें 1000 रुपए लिखा हुआ है, तो वो आपको वो पेपर दे दी और आपसे 1000 रुपए ले ली, तो दैट पेपर इज कॉल्ड इक्विटी शेयर। ठीक है, बट अब ये पेपर पेपर वाला सिस्टम सब हट चुका है। अब डायरेक्ट आपका एक डीमेट अकाउंट होता है, उसमें आपके डायरेक्ट क्रेडिट किया जाता है स्टॉक। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, रियल ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। क्यों रियल ओनर होते हैं, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स होती है। ठीक है, मतलब कंपनी का कोई भी डिसीजन लेना है तो वो इक्विटी शेयर से पूछ के होगा। जो भी कंपनीज की मीटिंग होती है, एजीएम होती है, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है, तो वो उसमें सब में शेयर होल्डर्स को कॉल किया जाता है। ठीक है, मतलब उनका डिसीजन मेकिंग में, कंपनी के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो रियल ओनर होते हैं। ठीक है, वो पैसे लगाए हैं कंपनी में, तो उनको इन प्लेस ऑफ व्हाट क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ वो उन इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। अब इक्विटी शेयर्स रियल ओनर होते हैं, मैंने जैसे बोला, तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। ठीक है, देना चाहती है या नहीं देना चाहती है, मीन्स कि वो कंपनी का जो भी प्रॉफिट हुआ है, यदि उसको रिटेन करना चाहती है या फिर डिविडेंड की तरह बांटना चाहती है, किस प्रपोर्शन में बांटेगी। ठीक है, ये सारी चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था। रिटेन अर्निंग इज द अमाउंट विच अ कंपनी kept it for further investment in a company। ठीक है, ऐसा अमाउंट, प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम अपने कंपनी में रखते हैं फिर से उसको फ्यूचर में यूज करने के लिए, उसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। प्रॉफिट्स
reinvested in the business rather than distributed to shareholders। ठीक है, ये जो रिटेन अर्निंग रहती है इसको हम री इन्वेस्ट करते हैं अपने कंपनी में। हमने इस साल 1 लाख रुपए कमाया, उसी 1 लाख को नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, फिर से अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। ठीक है, जो भी हमने अर्न किया था उसको रिटेन कर लिया अपने कंपनी में कि हम फिर से उसको यूज कर सकें। नेक्स्ट है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। Company debt instruments with a long maturity date issued by a company in order to raise long term capital। ठीक है, जो भी हमारे कंपनी के कंपनी में यदि देखे, इक्विटी शेयर होल्डर मैंने बताया कि वो रियल ओनर होते हैं और उनका फिक्स नहीं रहता है डिविडेंड, बट डिबेंचर होल्डर्स का फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है। डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स आर द फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज। मतलब उसमें स्पेशली लिखा है, जैसे मैंने बोला कि इक्विटी शेयर होल्डर्स, आप 1,000 रुपए के इक्विटी शेयर होल्डर्स इशू किए, उसमें कुछ नहीं लिखा रहता कि आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, कितना परसेंट डिविडेंड मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, यदि लॉस होगा तो नहीं भी मिलता है। बट डिबेंचर्स में क्या होता है, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है। यदि आपने 1,000 रुपए का डिविडेंड इश्यू किया है तो उसमें स्पेसिफाई रहता है कि ये 10% इंटरेस्ट देगा या 20% या 15%। ठीक है, तो क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, एक सिक्योर्ड लो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, फॉर अ इन्वेस्टर्स, जिसको हम लॉन्ग, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड लंबे समय के लिए होती है और कंपनी इसके थ्रू लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करती है। ठीक है, क्लियर हुआ इक्विटी शेयर और डिबेंचर्स में डिफरेंस। नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड बाय स्पेशलाइज्ड फर्म टू सपोर्ट हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स। देखिए, वेंचर कैपिटल क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है। जब आप देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास फॉर्मेलिटीज, ठीक है, बैंक में जब भी आप लोन लेने जाएंगे बैंक में तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो ये सारी चीजें जब आपके पास नहीं होती हैं, ठीक है, आपके पास एक अच्छा आइडिया होता है, तो आप क्या जा सकते हैं, वेंचर कैपिटल के लिए जा सकते हैं। वेंचर कैपिटल वो लोग होते हैं जो कि मैनेजमेंट और टेक्निकल स्किल्स होती हैं उनके पास, और वो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए फंड देते हैं। ठीक है, वेंचर कैपिटल्स वो कैपिटल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि जो न्यू आइडियाज, न्यू बिजनेसेस को पैसे देती हैं, एज वेल एज उसको टेक्निकल और मैनेजमेंट सपोर्ट भी करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, funds borrowed for an extended period of time from a financial institutions, often a बैंक। ठीक है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है। ठीक है, नाबार्ड है, बैंक है, प्राइवेट बैंक, और बहुत सारी फाइनेंसिंग मेथड्स भी अवेलेबल हैं जो कि हमको बैंक देती है। तो जब आप जाके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीजिंग। Leasing means acquiring assets on lease for a specific duration with regular payment। ठीक है, लीजिंग में दो पार्टी होता है जिसको हम बोलते हैं एक लीजर और लीजी। लीजर मतलब जो कि अपना एसेट को लीज में देता है लीजी को, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, राम के पास एक लैंड है, ठीक है, वो पड़ा हुआ है लैंड, उसने लीज पे दे दिया श्याम को। ठीक है, राम ने लीज में अपना लैंड दे दिया श्याम को कि उसमें उस लैंड में वो कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कर सकता है, और ऑन बिहाफ ऑफ दैट उसके लिए वो क्या देगा, लीज रेंट देगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं थी, वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, लाइक 20 साल के लिए, 25 साल के लिए उसने क्या किया, उस लैंड को दे दिया श्याम को कि वो उसमें यूज करे, उसका सब कुछ, वो उसकी काइंड ऑफ एक उसको पूरी ओनरशिप मिल, एक्चुअल ओनरशिप नहीं मिलती बट उसको यूज करने के लिए अथॉरिटी मिल जाती है, और उसके बदले में वो क्या करता है, रेंट पे करता है। ठीक है, बेसिकली ये फिक्स्ड एसेट्स में यूज किया जाता है ये वाला फाइनेंशिंग ऑप्शन। नेक्स्ट है हायर परचेज। परचेजिंग एसेट्स टू इंस्टॉलमेंट पेमेंट ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। हायर परचेज एक
फैसिलिटी है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो बड़े बड़े एसेट्स होते हैं, एक्सपेंसिव फिक्स्ड एसेट्स होती है, फिक्स्ड मशीन्स होती हैं, उसको परचेज करने का एक ऑप्शन होता है। इसमें क्या होता है कि पूरा क्या बोलते हैं, आपको क्या होता है, जो भी पूरा पेमेंट, सपोज कोई मशीन है वो 20 लाख रुपए की है, आप आज नहीं परचेज कर सकते, आप हायर परचेज के थ्रू उसे ले सकते हैं। आपके लिए क्या है, वो 20 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट में आपका फिक्स कर देगा विथ इंटरेस्ट, और आप उसको पे करेंगे एट द लास्ट पेमेंट। आपका जिस दिन लास्ट पेमेंट कंप्लीट होगा उस दिन आपका क्या होगा, वो एसेट्स की ओनरशिप आपको मिल जाएगी। दैट इज कॉल्ड हायर परचेज अरेंजमेंट। नेक्स्ट है मीडियम टर्म बैंक लोन। ठीक है, मीडियम टर्म बैंक लोन एक फैसिलिटी है जिसमें आप डायरेक्टली जाके, ठीक है, बैंक के थ्रू, डिफरेंट बैंक्स अवेलेबल हैं लाइक ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक है, जो कि आपको लोन फैसिलिटी देते हैं फॉर 2 to 5 years। दैट इज कॉल्ड मीडियम टर्म बैंक लोन्स। नेक्स्ट है ओन फंड। Owned funds contributed by the owners or shareholders of the company such as equity capital and retained earnings। ओन फंड्स क्या होता है, जो भी ओनर अपने तरफ से जो पैसा लगाता है वो कहलाता है ओन फंड्स। ठीक है, ओन, अब ओनर कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, या 10 लोग मिलके एक कंपनी स्टार्ट किए हैं वो लोग भी हो सकते हैं, तो सबका कंट्रीब्यूशन ओन फंड्स कहलाता है। नेक्स्ट है बोरोड फंड्स। फंड्स ऑब्टेन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स इंक्लूडिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है, बोरोड फंड्स मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी दूसरे से बोरो किया है, किसी दूसरे से हमने अरेंज करके लेके आया है, तो उसे हम कहते हैं बोरोड फंड। क्लियर है सबको, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। देखिए, इक्विटी शेयर्स आपका डिपेंड करता है मार्केट रिस्क पे। ठीक है, तो इसमें जो भी आपका फ्लक्चुएशन हो रहा है मार्केट पे, वो रिस्क होती है आपके पास। या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी होती हैं जो कि लोन प्रोवाइड करती है फॉर एग्रीकल्चर, हाँ, एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, आप उससे भी ले सकते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में, जो भी ऑप्शंस, जो भी सोर्सेज हमने देखे हैं, उसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यदि क्लियर है तो उससे क्लियर, तो हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे स्विच करेंगे। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, शेयर्स जो, जिसको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है जब हम शेयर्स इशू करते हैं फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विद अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर होल्डर्स के बीच का होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें शेयर्स की भी क्वालिटी होती है, फीचर्स होते हैं, एज वेल एज इनके पास फिक्स्ड इंटरेस्ट की भी फैसिलिटी होती है लाइक डिबेंचर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब भी कंपनी डिसॉल्व होती है तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है कि यदि कंपनी डिसॉल्व हो रही, कंपनी बंद हो रही, तो सबसे पहले पैसा किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। सबसे पहले जब प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो किसको पैसा दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी डिविडेंड हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे डिबेंचर्स का होता है ना 10% डिबेंचर्स, वैसे प्रेफरेंस शेयर्स का भी इंटरेस्ट फिक्स रहता है, लाइक 10% प्रेफरेंस शेयर्स या 12% प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये 12% प्रेफरेंस शेयर्स बोल रहे हैं, तो मतलब उस प्रेफरेंस शेयर्स में 12% हर साल इंटरेस्ट मिलेगा एज अ डिविडेंड। क्लियर है सभी को? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सम न्यू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। न्यू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो कि आज की डेट पे हमारे पास अवेलेबल है, लाइक फर्स्ट वन इज एसेट स्क्रूटनाइजेशन। एसेट स्क्रूटनाइजेशन इज अ प्रोसेस where illiquid assets, whether fixed or current, are converted into financial claims that can be traded in the market। ठीक है, एसेट स्क्रूटनाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे एसेट्स मतलब कि जो कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हैं पर उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं,
ऐसा एसेट, ऐसे कैश, ऐसा अमाउंट ऑफ मनी जो कि यूज नहीं हो रहा है हमारे पास, बस वो रखा हुआ है बैंक अकाउंट में, उसको हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल क्लेम की तरह कन्वर्ट करते हैं और उसको मार्केट में ट्रेड करते हैं कि हम उससे फिर से पैसे जनरेट कर पाए। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हाउसिंग कंपनी होती है, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया, उसके पास कैपिटल था 100 करोड़ रुपीज का, ठीक है, बाय लैंडिंग इट ओवर अ 15 years ड्यूरेशन एट एन एवरेज इंटरेस्ट ऑफ 10%। उसने क्या किया, उसको पैसे को लोन में दे दिया, कितने परसेंट इंटरेस्ट में, 10% इंटरेस्ट में। 100 करोड़ को 15 साल के लिए 10% इंटरेस्ट में हमने क्या किया, लोन में दे दिया। फिर यदि कंपनी को, ठीक है, लोन में दे दिया, फिर कंपनी को फिर 20 करोड़ का एप्लीकेशन आया लोन के लिए, तो क्या करेगा वो, जो एडिशनल सोर्स है, जो उसको पैसा रिक्वायर्ड है, वो किससे जाके लेगा, एक थर्ड पार्टी से जाके लेगा, ठीक है। वो थर्ड पार्टी क्या करेगी, उसको फाइनेंस अरेंज करके देगी। कहाँ से अरेंज करके देगी, जो उसने ऑलरेडी उसको मार्केट में जो ट्रेड करने के लिए दिया था, जो कि इलिक्विड एसेट्स जो उसके पास अवेलेबल है, उसमें से उसे वो अरेंज करके देगी, ठीक है। ये एक इंटरमीडिएटरी एजेंसी होती है जो कि बैंक के लिए वर्क करती है ना। नेक्स्ट इज न्यू सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमारा नेक्स्ट है एंजल फाइनेंसिंग। आपने अभी देखा होगा कि लॉट्स ऑफ नए नए स्टार्टअप्स स्टार्ट हो रहे हैं, बिजनेसेस, ठीक है। ये स्टार्टअप्स क्या होते हैं, ये हाई रिस्क की बिजनेस होते हैं, ये नए नए आइडियाज पे बिलीव कर, आइडिया पे वर्क करते हैं, बट हर कोई इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये हाई रिस्की होता है, इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, पर इसके पास पोटेंशियल भी रहता है कि ये हाई रिटर्न भी जनरेट कर सके, ठीक है। तो ऐसे आइडियाज, ऐसे बिजनेसेस में जो इन्वेस्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं एंजल फाइनेंसिंग, जो कि क्या होता है, इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी होती है। एंजल फाइनेंसिंग ऑल्सो known as angel investment is a form of equity financing where wealthy individual known as angel investor provide capital to early stage startup in exchange of ownership equity। जैसे आप लोग शार्क टैंक देखते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो है एंजल फाइनेंसिंग। इसमें क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं, नया इन्वेस्टमेंट आइडियाज दे रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं आपको, और आपको ऑफर कर रहे हैं उसमें कि आप यदि मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मैं इतना परसेंट इक्विटी दूंगा। ये बिजनेस नया है, ठीक है, जो भी बिजनेसेस आते हैं उनके न्यू आइडियाज होते हैं, उनके खुद का बिजनेस होता है, इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, और जो भी शार्क्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं एंजल फाइनेंसिंग। क्लियर हुआ? से यस और नो? क्लियर हुआ तो हम आगे निकले। नाउ नेक्स्ट वन इज क्राउड फंडिंग। Crowdfunding is a method of raising capital for a specific project or venture by soliciting a small contribution from a large number of individuals, typically through online platform। क्राउड फंडिंग जो है एक न्यू मेथड ऑफ अरेंजमेंट है। क्या होता है इसमें, इसमें इसमें अब क्या हो रहा है, फाइनेंस भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। कैसे कि एक वेबसाइट होती है जिसमें लॉट्स नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, एज वेल एज नंबर ऑफ बिजनेसेस होते हैं, या बिजनेस आइडियाज के साथ लोग आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस आइडिया को वहाँ उनको प्रेजेंट करो, वहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। ये पूरा ऑनलाइन होता है, ये ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू होता है। जैसे मैंने शार्क टैंक वाला बोला, शार्क टैंक में क्या होता है, फिजिकली लोग आके अपना आइडियाज बताते हैं और उनसे पैसे और इन एक्सचेंज ऑफ मनी वो इक्विटी देते हैं। वैसे ही क्राउड फंडिंग में क्या होता है, एक वेबसाइट होती है जो कि ऑफर करती है कि आप अपना आइडियाज यहाँ पे शो करो, और जो भी इन्वेस्टर्स अवेलेबल है वो आपके कंपनी में पैसे लगाएंगे, और उसका जो भी आपका प्रॉफिट और इक्विटी में आपको शेयरिंग उनको देना पड़ेगा। टू रेज फंड्स अ कंपनी क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन अ क्राउड फंडिंग वेबसाइट प्रोवाइडिंग डिटेल अबाउट द कंपनी, इट्स ऑफरिंग एंड द अमाउंट बीइंग रेज्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक वेबसाइट होती है जिसमें यदि आपको पैसे रेज करना है तो आप वहां जाके अपनी कंपनी का प्रोफाइल बनाएंगे, अपने कंपनी की डिटेल लिखेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है, और आप कितने परसेंट इक्विटी में कितने परसेंट
कितने परसेंट इक्विटी में आप कितने पैसे चाह रहे हैं उनसे, वो लिखेंगे। नेक्स्ट है, इंटरेस्टेड इंडिविजुअल डोनेट फंड ऑफन इन एक्सचेंज ऑफ रिवॉर्ड सच एज डिस्काउंट, पर्क्स और इवन इक्विटी और प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, आपका आइडिया देखेंगे वहां पे जो इन्वेस्टर्स अवेलेबल होंगे ऑनलाइन, वो आपका आइडियाज देखेंगे, उस आइडियाज में इन्वेस्ट करेंगे और इन एक्सचेंज ऑफ डेट आपसे डिस्काउंट लेंगे या इक्विटी मांगेंगे या प्रॉफिट शेयरिंग की बात करेंगे। Crowdfunding platforms do not function as financial intermediary and do not participate in investment process. ठीक है, ये कोई फाइनेंशियल इंटरमेडिएटरीज नहीं होती, ये एक इंडिविजुअल जो रिच पर्संस होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं इसमें। दीज प्लेटफॉर्म्स ऑफर अ वाइड इन्वेस्टर्स कम्युनिटी एक्सेस टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, देखिए अब हम डिजिटल वर्ल्ड पे हैं, लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं, लॉट्स ऑफ आइडियाज अवेलेबल हैं, बट हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं होता कि हम इंडिविजुअल वन टू वन जाके लोगों से बात करें। अब तो ये शार्क टैंक अभी आ रहा है, इसके पहले और थोड़ा मुश्किल होता था कि आपके पास कनेक्टिविटी नहीं होती थी, आपके पास आइडियाज होता था बट आपके पास इन्वेस्टर्स नहीं होते थे। कुछ लोग होते थे जिनके पास पैसे होते थे पर उसके पास आइडियाज नहीं होते थे, तो उन लोगों को मिलाने का काम ये करता है क्राउड फंडिंग का। ठीक है, ये वेबसाइट्स के थ्रू इन्वेस्टर्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को मिलाता है जिससे कि एक बिजनेस फाइनेंस हो सके। क्लियर है? देखिए यहाँ पे हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कंप्लीट होता है। यदि किसी को कुछ डाउट है इतने में जितना भी हमने पढ़ा है वो पूछ सकता है, यदि क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट। 4 हो गया है। चलिए आज हमको ये यहाँ पे ही कंप्लीट करना पड़ेगा। कौन सी स्लाइड शो नहीं हो रही है आप लोगों को? कौन सा सोमेश साहू हाउसिंग वाला? वॉइस ब्रेक हो गया, कौन सा हाउसिंग वाला, थोड़ा क्लियर बताइए। वर्किंग कैपिटल के लिए आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस अवेलेबल है आपके पास, जितने भी मैंने शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस बताए आप उससे अरेंज कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल। के डी पटेल, ये इनका क्वेश्चन था, न्यू सोर्स ऑफ फाइनेंस का एसेट। यस, मैं बता रही हूँ। रिटेन अर्निंग मैंने आपको बताया, रिटेन अर्निंग क्या होता है। जैसे सपोज आपने इस साल आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए आपकी कंपनी का। ठीक है, आप सपोज टीसीएस के फाइनेंस मैनेजर हैं। ठीक है, अखिलेश कुमार, आप आपका आंसर बता रही हूँ मैं। आप एक टीसीएस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं, आपके कंपनी में इस साल 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना परसेंट प्रॉफिट का अपने कंपनी में ही रखना है फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, कि आपके पास नेक्स्ट ईयर आपको पता है कि आपको एक नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है। अब नया प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, कुछ और लैपटॉप खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो आपके पास इस साल 1 लाख रुपए क्या हुआ है, आपके पास प्रॉफिट हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उस 1 लाख रुपए में से 60,000 रुपए आप रिटेन करके अपने कंपनी में रख लेंगे कि नेक्स्ट ईयर जब आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सके। तो उसे हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। प्रॉफिट का जब हम कुछ पार्ट को अपने पास रखते हैं फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, उसे हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। क्लियर है?
और किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। हाँ, कोई एग्जाम्पल पूछ रहा था हाउसिंग वाला। ठीक है, वो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इसमें सिंपल सा क्या होता है, जो भी हम हमारे पास आइडियल अमाउंट ऑफ बैंक में पैसा रहता है, उसको क्या करेंगे, जैसे कि सपोज एक इंडिविजुअल का ही मैं एग्जांपल लेती हूँ। आपके पास 1 लाख रुपए है। आप हर साल, हर महीने सपोज आपकी 20,000 रुपए सैलरी है, आप बचाए पैसे और आपके लास्ट में आपके 5 साल में आपने 1 लाख रुपए सेव करके रख लिया। वो 1 लाख लाख रुपए आपके बैंक में पड़ा हुआ है। ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है, बस आपका एक सेविंग अकाउंट पे पैसा रखा हुआ है कि आप सिक्योरिटी के लिए रखे हुए हैं। यदि आप उस सिक्योरिटी का 1 लाख रुपए का क्या करेंगे, आप उसको आप मार्केट में दे दे, पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कौन करेगा, ये इंटरमीडिएट एजेंसी को आपने दे दिया, उसने वो क्या किया, उस 1 लाख रुपए के 4 शेयर बना दिए और उसने मार्केट में छोड़ दिया ट्रेड करने के लिए। तो वो कहलाता है एसेट स्क्रूटिनाइजेशन। क्लियर है? बिल डिस्काउंटिंग, अच्छा ठीक है। बिल डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, जो जैसे सपोज एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। बिल क्या होता है, बिल क्या करता है, जो भी सेलर रहता है वो बिल देता है बायर को कि आपने मेरे यहाँ से प्रोडक्ट खरीदा और आपको इतना रुपए, सपोज आपने एक फ्रिज खरीदने गए, ठीक है, आप फ्रिज क्रेडिट में खरीदे एक वेंडर से, आपने सपोज रिलायंस डिजिटल से क्रेडिट में फ्रिज खरीदा। तो क्या हुआ, आपने प्रॉमिस किया कि मैं 1 महीने के बाद फ्रिज, जो आपने 20,000 का फ्रिज खरीदा उसका पैसा दूंगा। बट उसको रिलायंस डिजिटल को अभी पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, उस बिल को लेके जाएगा बैंक के पास, बैंक को क्या करे, बोलेगा कि इसको डिस्काउंट कर दो। ठीक है, जैसे सपोज 20,000 का बिल है, तो वो क्या करेगा, बैंक उसको कुछ पैसे काट के उसको 19,000 रुपए दे देगा और 20,000 रुपए 1 महीने बाद उससे जाके, जो भी कस्टमर था उससे जाके ले लेगा। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है, इसको एट अ टाइम पैसा ही मिल गया, बैंक को क्या मिल गया, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फीस भी मिल गई और उससे कस्टमर ने उसको 1 महीने बाद पे कर दिया। क्लियर है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। नेक्स्ट स्लाइड कौन सा, नेक्स्ट स्लाइड आप लोग टॉपिक का नाम बोला कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड मुझे कैसे पता चलेगा नेक्स्ट स्लाइड कौन सा है? मोनिका साहू, आप टॉपिक बताइए, नेक्स्ट स्लाइड कौन सा, आप नेक्स्ट स्लाइड बोल रहे हैं, मुझे नहीं क्लियर हो रहा है। एंजल फाइनेंसिंग, क्राउड फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्या चीज? 8 नंबर। एंजल फाइनेंसिंग की बात करें, एंजल फाइनेंसिंग का बताया ना मैंने। जैसे शार्क टैंक आप देखते होंगे, शार्क टैंक टीवी में आता है कि आप क्या करते हैं, आप एक नया आइडिया लेके जाते हैं और इन्वेस्टर से सामने बताते हैं कि आप यदि आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो मैं इतना परसेंट आपको इक्विटी दूंगा। इक्विटी देना मतलब ओनरशिप देना, कि यदि मेरा प्रॉफिट जनरेट होगा तो उतना परसेंट आपका उसमें हक रहेगा। शॉर्ट टर्म में क्या पूछ रहे हैं आप? एक तो पहले आप लोग अपना नाम लिखिए, ठीक है, ये ओप्पो सीपीएच ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना नाम लिखिए। शॉर्ट टर्म में आपको क्या इन्वेस्ट, क्या समझना है? संजय कुमार बताइए, शॉर्ट टर्म में मैंने बहुत सारे आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस बताए थे, तो उसमें से कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस आपको नहीं समझ में आया है?
देखिए शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में आपके पास बहुत सारे अवेलेबल है, लाइक ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कमर्शियल पेपर्स, फैक्टोरिंग। जब भी हम लोन लेते हैं फॉर लेस देन 1 ईयर तो उसे हम शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। ये क्या पूछ रहे हैं स्लाइड 1 2 3? हाँ, एक चीज और मुझे इम्पोर्टेंट बोलना था, यदि आप लोगों को कुछ स्लाइड कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रॉपर अपने टाइम पे जब भी जो भी चीज आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको ये स्लाइड और ये सारी चीजें बाद में नहीं दी जाएंगी। ठीक है, मैं आप लोग को एक बार सारी स्लाइड दिखा दे रही हूँ। जैसे स्लाइड 1 तो टॉपिक है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, ये शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और जो भी टॉपिक मैं क्लास में डिस्कस कर रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। हाँ, थ्योरी अभी मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, जो भी टॉपिक में हर फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों है, न्यूमेरिकल भी है प्रैक्टिकल भी है, तो वो दोनों साथ में ही चलेगा। अभी ये इनिशियल स्टेज है, यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फिनेंशियल टर्मिनोलॉजीज से। ठीक है, तो ये आपको वो समझ में आई चीजें, फिर हम न्यूमेरिकल पार्ट में स्विच करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है, कल की क्लास में मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज risk and return in financial management. Okay, now everyone can left.